अब भाई फोर्स क्या होता है? फोर्स को बोलते हैं ताकत, बल। अब फोर्स की डेफिनेशन अगर देखें तो ये एक या तो पुश है या पुल है। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब या तो धक्का मारे या उसे अपनी तरफ खींचे, इसको बोलते हैं फोर्स। यहां पे जल्दी से हम लिख लेंगे क्या? इट इज पुश और अ पुल बाय एक बॉडी ऑन दूसरी बॉडी, बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। अब आपको पता है यार, एक बहुत ही मस्त तो नहीं बोलेंगे, काफी सारे आदर और सम्मान के साथ एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जो कि है न्यूटन। और न्यूटन का एक थर्ड लॉ था। क्या भैया अभी तो चैप्टर पहला स्टार्ट हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ की बात कैसे करने लग गए? मैंने कहा देखो यार, कायदे से तो पहला चैप्टर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, बड़ा छोटा सा स्केलर्स एंड वेक्टर्स करके। फिर काइनेमैटिक्स एक चैप्टर आता है, फिर 2D मोशन का काइनेमैटिक्स आ जाएगा, उसके बाद जाके लॉज ऑफ मोशन आता है जहां पे न्यूटन प्रभु की बात करी जाती है। पर मैंने कहा हमारा पहला चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर नहीं है, ये तो बहुत छोटू हो गया। इसके साथ में हम यहां पे फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे। एक तरह से लॉज ऑफ मोशन में तो हम पूरा डीप चले जाएंगे और उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो इनिशियल है वो हम इसी चैप्टर में ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ले सकते हैं। अरे फिजिक्स इसके बिना मजेदार ही नहीं है। पूरी मैकेनिक्स क्यों पर अच्छी लगती है? क्योंकि यार उसे आप रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हो। अब न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता था? कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है? कि भाई काफी बार मूवी में आपने सुना होगा, इनफैक्ट जब हमारे कोई टीचर लेके गया था और बच्चों ने दूसरी तरफ गुस्सा दिखाया तो बच्चों ने कहा भैया वो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। बड़े शैतान है। एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, काफी बार एक बच्चे पूछते हैं भैया एक तरफ से एक्शन हो गया, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन हो गया, तो ये तो आपस में कट गए। मैंने कहा नहीं कटे नहीं, कटते तब अगर सिंगल बॉडी के ऊपर होता, तब कटते तब जब इधर से एक्शन हुआ इधर से रिएक्शन हुआ, अरे ये तो आपस में कट गए। पर नहीं, सिंगल बॉडी नहीं है, दो बॉडी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक लव स्टोरी के अंदर दो बॉडी इन्वॉल्व होती हैं। क्या कह रहे हो, जमाना बदल रहा है भैया, आपको कुछ नहीं पता। तो एक बॉडी दूसरे के ऊपर एक्शन कर रही है, दूसरी रिएक्ट कर रही है। इसके बारे में हम अच्छी डिटेल में समझ रहे होंगे। न्यूटन के लॉ की एक बड़ी खूबसूरत बात है। क्या खूबसूरत बात है? कि न्यूटन लॉ जो है वो सब चीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। चाहे हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हो, ये छोटा सा एक नोट लिख लेना कि न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेशन ऑन, चाहे हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हों, चाहे हम बाद में कूलम्स की बात कर रहे हों, चाहे हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हों, चाहे हम नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर। अरे ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे। ये सारे के सारे ऊपर न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। पर एक चीज है जीवन में जहां न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। आप किसी से प्यार करो, जरूरी नहीं है अगला व्यक्ति भी आपसे प्यार करे। एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जनाब यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी के लिए हम बेसिक ऊपर समझ लेते हैं। एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पे एक छोटा शब्द ये भी लिख लेना, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि भाई दो बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, टू बॉडीज आर इन्वॉल्व। क्या ये बेसिक चीज? अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब मान लेते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर मात्र दो प्लैनेट हैं। एक है अर्थ और दूसरा प्लैनेट हटा लो, दूसरे को मून मान लो। अब मैंने कहा एक जो मेरी अर्थ है, रंगों का इस्तेमाल करेंगे यहां पे, ये है मेरी अर्थ और ये है मेरा मून, मेरे चांद। अब जो अर्थ है, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन का आइडिया तो होगा, ये जो अर्थ है ये इस चांद को अपने पास बुला रहा है, कह रहा है अरे चांद मेरे पास तो आ, ए चांद मेरे पास तो आ। तो अर्थ जो है, कलर का ध्यान रखना, ये मून को अपनी तरफ खींच रहा है, यस और नो। तो ये तो हो गया एक्शन। तो एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? एक्शन है बाय अर्थ ऑन मून, कि जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ खींच रही है, ये एक्शन हो गया। और इसका रिएक्शन क्या होगा? चांद कह रहा है मैं कम प्यार थोड़ा ना करता हूं, चांद कह रहा है कि ए अर्थ मैं भी तेरे को अपने पास खींच रहा हूं। दिस इज द रिएक्शन। रिएक्शन किसना है?
रिएक्शन इज बाय मून ऑन अर्थ। क्या चीज समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्या चीज समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? मैंने कहा यस। मान लो आपके पास एक फुटबॉल है। कहां है फुटबॉल? फुटबॉल तो यहां पे भी है, वॉलीबॉल है हमारे पास। अरे वाह, मिल गया। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक वॉलीबॉल है, राइट, और इसको देके मैं ऐसे फट करके मारता हूं, तो होता क्या है कि जो मेरे हाथ हैं, मेरे हाथ ने इसके ऊपर करा एक्शन, मेरे हाथ ने इसके ऊपर करा एक्शन, और इससे जो वापस रिएक्शन क्या होगा, यहां पे मेरे हाथ पे भी तो लगता है। नॉर्मल फोर्सेस के बारे में ज्यादा हम पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, पर क्या आपको यह भाव आया, एक बॉडी मेरी हाथ हो गई और दूसरा मेरा बॉल हो गया, एक ने एक्शन किया, इसका भी रिएक्शन मेरे हाथ के ऊपर पड़ा, ये पट आवाज आई। यस और नो? क्या मैंने चीज समझ में आई? मैंने कहा हाँ, थोड़ी थोड़ी भावना आई। यहां पे अर्थ अगर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो चांद रिएक्शन में कितना लगाएगा? मैंने कहा इक्वल एंड ऑपोजिट था, कहां गया वो? मिटा दिया गया मैंने। तो ये भी 10 न्यूटन का ही आपस में खींच रहे होंगे। चीज क्लियर है? अब हम बड़े इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे थोड़ी देर में, पर उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस पता होने चाहिए। कुछ बेसिक सवाल जो कि शायद आपको परेशान करें, जैसे कि यार मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मतलब अगर मैं वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा हो जाता हूं वजन नापने के लिए, तो जो मुझे नंबर दिखता है कि 80 किलो, 85 केजी या 50 किलो, वो मेरा मास है या मेरा वेट है? अरे भैया दोनों सेम ही तो चीज होती है। नहीं, सेम नहीं होती। क्या डिफरेंस होता है? अरे बड़े सारे डिफरेंसेस हैं, इनकी तो आपस में बनती ही नहीं कभी हैं। ये दो भाई हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? जब हम वेइंग स्केल के ऊपर यार खड़े होते हैं, जो हमें दिखाई देता है वो हमारा मास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मास होगा 89 केजी जब मैं वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता हूं। अब मेरा वेट कितना होगा? वेट क्या है? मेरा मास अर्थ के ऊपर भी उतना ही रहेगा, चांद के ऊपर भी उतना ही रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं खुले स्पेस के अंदर हूं तब भी मेरा मास जो है वो 89 केजी रहेगा, पर जो मेरा वेट है वो वेरिएबल हो सकता है। हो सकता है अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू कुछ और हो, चांद के ऊपर थोड़ा मैं हल्का फील करूं क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम होती है, और स्पेस में जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है मेरा वेट 0 भी हो सकता है। क्या चीज समझ में आई? मास है ये आप यहां पे लिख सकते हो, हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वेट जो है ये अपने आप में वेरिएबल है। डिपेंडिंग अपॉन मेरी लोकेशन क्या है इस यूनिवर्स के अंदर, ये चीज 0 भी हो सकती है, तो ये वेरी भी कर सकती है किसी और वैल्यू पे, डिपेंडिंग अपॉन मैं कहां पर खड़ा हूं। क्या चीज समझ में आई? 0 कहां पे होगी? यूनिवर्स के अंदर। अच्छा, मास जो है ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे आया ना, कोई डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं है। पर वेट का, अरे इसका डायरेक्शन से लेना देना है। कैसे? आपने देखा होगा हमारी धरती मां हमसे बहुत प्रेम करती है, तो इसलिए हमारी धरती मां हमें हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींच रही होती है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा मास मान लो, अरे यार इस 89 को 90 कर लेते हैं, थोड़ा मोटा कर दो मुझे, हैं, जिससे कि है ना हमें राउंड फिगर मिल जाए। मान लो ये 90 किलो है, मेरा मास यहां पे 90 केजी है, पर मेरा वेट कितना होगा? मेरा वेट होगा m इंटू जी, विच इज नथिंग बट 90 इंटू जी की वैल्यू आपको थोड़ी देर में बता रहे होंगे। अगर मैं अर्थ के यहां पे खड़ा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे को वेट इस तरफ आएगा। अगर मैं नीचे जाके भी करूंगा क्या होगा? नीचे टपक तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, तब भी हमारी धरती मां हमें सेंटर की तरफ खींच रही होगी। क्या आप देख रहे हो? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिपेंडिंग अपॉन मैं कहां खड़ा हूं मेरे वेक्टर की डायरेक्शन बदलती जा रही है, वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है। बल्कि मास अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या चीज समझ में आई? अब काफी बार बच्चों को एक डाउट हो जाता है कि भैया जब ये मेरी वेइंग मशीन है और इसके ऊपर जब मैं खड़ा होता हूं तो मुझे ये 90 केजी क्यों दिखाई देता है? वो तो वेट दिखा रहा होगा ना। असलियत में पता है क्या होता है? जी की वैल्यू मैं आपको पहले बता देता हूं। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ। जैसे फॉर कहां गई मेरी वॉलीबॉल? ये रही बॉल। आप देखोगे हमारी धरती मां को सिर्फ हमसे नहीं हर एक चीज से बहुत प्यार है। जैसे इस बॉल को हम यहां छोड़ेंगे, ये नीचे जा रहा है। अब अगर मैं इसको बिल्डिंग के ऊपर से छोड़ूंगा तो आपको दिखेगा कि यार बड़ी तेज से जाता है, बड़ी तेज से नीचे जा रही है। अभी ये एकदम रेस्ट पे, एकदम से जैसे किसी ने गियर में डाल दिया हो बॉल को और एक्सेलरेट होकर नीचे जाएगा।
ये जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मुझे पता है नए शब्द हैं आपके लिए, अभी के लिए टप्पा खा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, मेरी भावना समझ लेना। जैसे गाड़ी एक्सेलरेट होती है एकदम, उसी प्रकार से बॉल भी एक्सेलरेट होकर नीचे जा रही है, इसी को बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे, डिराइव करेंगे। ये कहां पर होती है? नियर सरफेस ऑफ अर्थ। अरे 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 लिख लो कहीं पे जगह मिले, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कहां पर? नियर सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के पास होता है, दूर वगैरह चले जाओगे बदल जाएगी, ठीक है, ज्यादा दूर चले जाओगे तो खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये चीज हमें समझ में आ गई। तो जब एक आदमी एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता है तो उसे क्या दिखता है नीचे की तरफ? आप बोलोगे भैया मेरा मास अगर 90 किलो दिखता है, पर मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, मेरा वेट दिखाता है। बोलते तो सब ये वेट दिखा, ना 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 ना, असलियत में क्या हो रहा है, नीचे क्या है, धरती माँ खड़ी है, धरती माँ को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, वो सेंटर की तरफ खींचेगी, कितना फोर्स लगा देगी आपके ऊपर? ये एक फोर्स ही तो है, mg फोर्स लगा देगी। अब ये जो आपके ऊपर mg फोर्स लगाया है, दिस इज नथिंग बट 90 इंटू जी की वैल्यू 9.8 कर देना, तो दिस विल कम आउट टू बी कितना? 882 न्यूटन। अब मशीन क्या करती है, इस 882 को डिवाइड करती है 9.8 से वापस, तब जाके आपको 90 किलो अपना मास दिखाई देता है। तो क्या समझ में आई? जब भी आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, वो आपको आपका मास बताती है, वो आपको वेट नहीं बताती, वो अंदर ही डिवाइड कर लेती है 9.8 से और आपको आपका मास बताया जाता है। आप चाहे चंद्रमा पे जाओ, आप चाहे स्पेस में जाओ, आपका मास कभी नहीं बदलेगा, पर हां आपका वेट बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप यूनिवर्स में कहां खड़े हुए हो। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धरती से ऊपर कहीं गए नहीं, पर यूनिवर्स में कहां खड़े हैं। अच्छा यार, इन सब में मैंने एक ये बेसिक अजम्पशन माना था कि आपको इतना पता होगा कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पता था ना, ये तो छोटी क्लास में पढ़ लिया था हमने एक बार। ये m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। और जब हम वेट की बात कर रहे होते हैं तो वेट का भी क्या है, अरे धरती माँ है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई और प्लैनेट भी हो सकता है भाई, कल को मार्स वगैरह पे चले जाएं, आजकल काफी प्रगति हो रही है, क्वेश्चन में बोल सकते हैं आपको ऊपर मार्स के ऊपर लेके जा रहे हैं और धरती पे तो G 9.8 होता है, आपको हो सकता है एक नए G डैश की वैल्यू बता दें और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना, और डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको mg दे रखा था, क्या आपको दिख रहा है? वेट इज इक्वल टू mg। अरे मास तो एज इट इज है और एक्सेलरेशन की जगह g आ गया, तभी इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या चीज हमें समझ में आ रही है? बड़ी प्यारी सी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर यार एक और बहुत प्यारी चीज है जो कि आप ऑब्जर्व करो, ये जो वेट ऑफ अ बॉडी है, क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझ रहे हो कि यार क्या टच कर रहे हैं तभी वो फोर्स आ रहा है। जैसे होता है ना, फ्रिक्शन कब आता है? जब दो बॉडी आपस में रगड़ती हैं। अरे हाँ या ना? जैसे किसी को चांटा आप मार रहे हो, अब जब तक हवा में ऐसे नहीं लगेगा कि ऐसे ही पास से चला गया और मैं लग गिर गया, नहीं। पर ग्रेविटेशन को अगर आप देखोगे, मैं एक व्यक्ति को लेके जाता हूं और बिल्डिंग के कोने पे ऐसे यूं हवा में लटका देता हूं और उसको बस मैं छोड़ दूं, तब भी कॉन्टैक्ट नहीं है, वो नीचे जाके गिरेगा। क्या चीज समझ में आ रही है? मान लो ये एक छोटा सा व्यक्ति है, इसको मैं लेके गया, ठीक है, मैंने अभी तो इसके नीचे क्या है, जमीन लगा रखी है। अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, फिर भी ये नीचे जाएगा। इट इज अ कॉन्टैक्टलेस फोर्स ना, कोई कांटेक्ट नहीं होगा तब भी फोर्स लगेगा। देख रहे हो, मेरा हाथ हटते ही कोई कांटेक्ट नहीं होगा, पर धरती मां पूरा काम कर रही है अपना, इसको नीचे ले जाएंगी। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं? ये कॉन्टैक्टलेस फोर्स है। अरे हाँ या ना? अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का फोर्स है, इसका बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं। अब जितना इसका नाम नॉर्मल है, उतने सरल व्यक्ति ये है नहीं। इसके बारे में आपको तीन चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहले मैं कुछ क्यूरियोसिटी डाल देता हूं आपके दिमाग के अंदर। हम धरती के ऊपर, जब मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं तो मैं धंस नहीं रहा हूं, पर वहीं पर अगर मैं पानी के ऊपर खड़े होने की कोशिश करूं तो मैं डूब जाऊंगा। अगर मैं बिल्डिंग से कूद के हवा में खड़े होने की कोशिश करूं तो मैं नीचे गिर जाता हूं। पर जमीन के ऊपर जब मैं खड़ा हूं तो जमीन के अंदर क्यों नहीं धंस रहा? इन प्रश्नों के जवाब हमें नॉर्मल दे रहा होगा। अभी मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं पीछे सहारा ले लेता हूं, अगर ये पीछे बोर्ड नहीं होता तो कायदे से मुझे गिर जाना चाहिए था, पर मैं नहीं गिर रहा हूं। क्यों? क्योंकि शायद हम एक दूसरे पे धक्का मार रहे हैं। धक्का क्या होता है? इट्स अ पुशिंग फोर्स। इसके बारे में और पढ़ेंगे। तीन चीजें हमेशा याद रखना। पहला, एक बार अभी के लिए लिख लो, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। हमेशा धक्का मार रहा होगा, एक बॉडी दूसरे के ऊपर धक्का मार रही होगी। दूसरा चीज ये, दिस इज ऑलवेज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब
ये तभी एक्टिवेट होगा जब दो बॉडी एक दूसरे के टच में आएंगी। मतलब मैं इस बोर्ड के ऊपर जब गिरूंगा तभी हमारे बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं तब मेरे और इस बोर्ड के बीच में कोई संबंध नहीं है। क्या चीज समझ में आई? तीसरी चीज कि नॉर्मल फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स थिएटर वाला नहीं, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अरे भाई उसूलों का पक्का आदमी है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा। अब इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लो मेरे पास ये जमीन है, जमीन को हम हमेशा ऐसे डैश के साथ ड्रॉ करेंगे, पट 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 पट, और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या मैं बोल सकता हूं इसके अंदर कुछ वजन होगा? इस वजन की वजह से ये इस जमीन के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहेगा F1। और क्या मैं बोल सकता हूं ये अंदर धंस नहीं रहा, तो शायद इस जमीन ने भी इसका भार उठा रखा होगा, तो इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट F1। दिस F1 इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स बाय अर्थ ऑन बॉक्स। और इसका ये नीचे वाला व्हाइट वाला क्या है? दिस इज नॉर्मल फोर्स, कलर नहीं बदला उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बाय बॉक्स ऑन अर्थ। क्या ये चीज समझ में आई? इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बॉल है अगर हवा में देखें तो सीधी की सीधी नीचे जाती है, पर अगर मैं इसके नीचे जमीन रख देता हूं, हाथ रख देता हूं, तो क्या आपको दिख रहा है ये जो बॉल है इसका वजन मेरे हाथ के ऊपर लग रहा है? एक फोर्स नीचे जा रहा है और बदले में मेरा जो हाथ है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। दोनों पुशिंग नेचर के अंदर है। अरे हाँ या ना? और यहां पे एक चीज और आप नोटिस करो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस ये बीच वाला है, एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या चीज हमें समझ में आई? अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप में दिमाग में एक चीज आनी चाहिए थी, क्या ये भैया पुशिंग फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, अगर पुशिंग फोर्स है, धक्का मार रहा होता है, मैं इस बोर्ड के ऊपर हूं तो मैं इस बोर्ड को पीछे धक्का मार रहा हूं, और ये जो बोर्ड है ये मेरे को आगे की तरफ धक्का मार रहा है। दो बॉडी इन्वॉल्व हो गई, मैंने इसको पीछे धक्का मारा, बोर्ड ने मेरे को आगे धक्का मारा, तभी जाके हम ऐसे यूं स्टेशनरी वैसे यूं खड़े हैं ढंग से। आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए था, भैया अगर ये एक पुशिंग फोर्स है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ग्रेविटी वेट के बारे में पढ़ा था, ये कैसा है? ये एक पुशिंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है? मैंने कहा थोड़ा सा इमेजिन अगर हम करें, ये मेरी धरती मां है, और मैंने कहा अगर आप हवा में भी हो ना, आप हवा में भी हो, तो धरती कहती है तुम आजा मेरे क्लोज। ये एक पुलिंग फोर्स है, ठीक है, ये एक पुलिंग फोर्स है, ये एक पुलिंग फोर्स है। तुम जाओ कहीं भी, यह आपको हमेशा अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो आप बोल सकते हो कि यार जो हमने पहला फोर्स पढ़ा था दिस इज अ पुलिंग फोर्स, और जो अभी हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा है दिस इज अ पुशिंग फोर्स। क्या चीज थोड़ी थोड़ी भावना समझ में आ रही? फोर्स दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धक्का पड़ता है या फिर आप पुल कर रहे होते हो। ये समझ में आई है? अब थोड़े से इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहां पे एक ये डब्बा है और ये एक वॉल और एक जमीन के सहारे से खड़ा हुआ है। आपको बताना है कि इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स किस हिसाब से लग रहा होगा। मैंने कहा नॉर्मल फोर्स के लिए तीन चीजें हमेशा पता होनी चाहिए थी। पहला क्या? एक तो ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, दूसरा क्या होता है, ये हमेशा पुशिंग नेचर का होता है, और तीसरी चीज हमें क्या पता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मतलब जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट करेंगे वहीं पे लगेगा। तो सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट ढूंढ लो। मैंने कहा एक तो यहां पर कॉन्टैक्ट हो रहा है और इन दोनों बॉडीज का यहां कॉन्टैक्ट हो रहा है। आप कहोगे भैया बॉडीज दूसरी का है, एक तो मेरे को डब्बा दिख गया, दूसरी बॉडी का है। मैंने कहा यहां पर दूसरी बॉडी है जमीन और यहां पर दूसरी बॉडी है ये दीवार। क्या चीज क्लियर है? मैंने कहा बिल्कुल सही। अब ये हमेशा, ये चीज तो मैंने कॉन्टैक्ट वाली कर ली, पुशिंग फोर्स होता है। क्या मैं कह सकता हूं ये डब्बे का वजन तो इस जमीन के ऊपर कुछ लग रहा होगा N1, और सिमिलरली ये जमीन इस डब्बे के ऊपर एक सिमिलर इक्वल एंड ऑपोजिट N1 नॉर्मल फोर्स बना रही होगी।
नॉर्मल फोर्सेस को एन सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिमिलरली यहां पर भी आप देखोगे तो ये जो दीवार है इस डब्बे के ऊपर धक्का मारी है, चल उतर पर, और ये डब्बा भी कह रहा है रह हट जा। अगर आप सिर्फ इसको कंसीडर करो, इस डब्बे को, तो आपको ये पता चलेगा क्या कि नीचे से जमीन ने इसको धक्का मारा N1 और इधर से इस दीवार ने इसको परपेंडिकुलर धक्का मारा N2। क्या चीज समझ में आई? अगर मैं सिर्फ इस इंडिविजुअल बॉडी पे क्या क्या नॉर्मल फोर्सेस लगे हैं तो आपको पता चलेगा नीचे से जमीन ने मारा N1 और इधर से मारा N2। यहां पे एक चीज नोटिस करने योग्य है, तीसरा कि ये परपेंडिकुलर लगते हैं, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्या मैं ये चीज क्लियर हो गई? क्या हमने नॉर्मल फोर्सेस बना दिए? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, भैया क्या इसका वेट ऑफ द बॉडी भी तो कहीं पे लग रहा होगा? मैंने कहा हाँ, वो जो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स था, अगर इसका मास फॉर एग्जांपल m है तो मैं बोल सकता हूं हाँ इसको धरती नीचे की तरफ mg से खींच रही होगी। बातों ही बातों में हमने एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ी देर में पढ़ रहे होंगे क्या होता है, डरना मत अगर टप्पा खा के चला गया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उन सबको हम ड्रॉ कर देते हैं, तो हम बोल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, आजाद बॉडी का डायग्राम। फ्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से इस ब्रिक को उठा के फ्री स्पेस में मैंने इसको बना दिया। अब मैं कह रहा हूं कि यार इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्री, आजाद बॉडी डायग्राम। चीज याद रह जाएगी, छप गई। क्या कह रहे भैया, ऐसे थोड़ा ना छपती है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ ऑल नॉर्मल फोर्सेस। ध्यान से पढ़ो, सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस की बात हो रही है, वेट वगैरह इन सब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस आपको ड्रॉ करने हैं ऑफ ऑल डब्बाज, सारे डब्बों के। अब मैंने कहा कितने डब्बे हैं यहाँ पे, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है। मैंने कहा पहले डब्बे को देखो, पहला डब्बे का किस किस के साथ कांटेक्ट हो रहा है? मैंने कहा सिर्फ नीचे वाले डब्बे के साथ। यहाँ पे ये है कांटेक्ट सरफेस, तो क्या मैं कह सकता हूं जो दूसरा वाला डब्बा है ये उसके ऊपर एक धक्का मार रहा होगा N1, अरे ओ खड़ा रहे, मेरे अंदर मत घुसियो, ऐसे धक्का मार रहा होगा। और सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं ऊपर वाला जो डब्बा है वो भी इससे नीचे धक्का मार रहा होगा, कुछ N1, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, इसलिए दोनों का नाम मैंने N1 रख दिया है। सिमिलरली और कहां है कॉन्टैक्ट सरफेस? ये दूसरे और तीसरे डब्बे के बीच में यहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो तीसरा डब्बा है ये कह रहा है ऊपर वाले को, रे मैंने तेरा वजन उठा रखा है, तो यहां से एक N2 फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। एंड सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं कि यार ये जो दूसरा डब्बा है ये इसके ऊपर भी N2 ही लगा रहा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों N2 हो गए। एंड सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं कि यार और कहां कॉन्टैक्ट सरफेस है? ये रहा कॉन्टैक्ट सरफेस। तो मैं कह सकता हूं कि यार जो धरती है वो धरती इस तीसरे डब्बे को कह रही है, ले मैंने तीसरे डब्बे तेरा वजन उठा रखा है, तो नीचे जमीन से एक N3 लग रहा है। और साथ में एक और रंग ले लेते हैं, रंग कम पड़ गए हैं, कि भाई ये जो तीसरा डब्बा है ये धरती के ऊपर भी क्या लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, कितना? N3 के बराबर। N3 क्यों? धरती इस पे N3 लगा रही है, डब्बा भी उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट N3 लगा रहा है। अब आप यहां पे रिविजिट करते हैं। रिविजिट कैसे? कि भाई जो पहला डब्बा है उसके ऊपर कितने नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं? सिर्फ एक लग रहा है N1, क्योंकि एक आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है। जो दूसरा डब्बा है उसके ऊपर कितने नॉर्मल फोर्सेस हैं? दो, एक आपका ऊपर वाले कॉन्टैक्ट से, एक आपका नीचे वाले कॉन्टैक्ट से N2 आ रहा है। जो तीसरा वाला मेरा डब्बा है, कलर उसी हिसाब से करे हैं, इस पे कितने नॉर्मल फोर्स हैं? दो, ये दोनों हरे वाले, ऊपर वाले से N2 नीचे वाले से N3। और जो ये N3 है नीले वाला, ये किसके ऊपर लग रहा है? अरे ये तो जमीन के ऊपर लग रहा है, ये डब्बे के ऊपर थोड़ा ना लग रहा है। डब्बे के ऊपर ये ग्रीन वाला लग रहा था जहां पे धरती ने उसको उठा रखा है, फिर इस डब्बे ने भी तो धरती के ऊपर कुछ नॉर्मल मारा होगा, जो कि ये ब्लू वाला है। क्या चीज क्लियर हो रही है? इसको 2 से 3 बार कॉपी में खुद करना, समझना मैंने क्या बोला है अभी, तो फिर आपके थोड़ा कंटेस्ट बैठ रहा होगा, इसलिए हमने अलग अलग रंग कर रहे हैं। N1 बराबर है इक्वल एंड ऑपोजिट, N2 बराबर है इक्वल एंड ऑपोजिट, N3 बराबर है इक्वल एंड ऑपोजिट, और कलर ग्रेडिंग हुई है डब्बे के हिसाब से। क्या चीज क्लियर है? अब न्यूटन फर्स्ट लॉ बाद में देखेंगे, पहले एक और क्लिफ का क्वेश्चन करके देख लेते। क्लिफ मतलब सॉरी नॉर्मल फोर्सेस आपको बताने हैं किस प्रकार से लग रहे होंगे, पट 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 पट। ये 2 पहाड़ी बना दी मैंने, और इस पहाड़ी के बीच में वो मूवी के अंदर देखा ना कई बार ऐसी बस लटक रही होती है, ऐसे ऐसे बस लटक रही होती है, तो ये बस लटक रही है। आपको बताना है कि भाई नॉर्मल फोर्सेस किस प्रकार से लग रहे होंगे। नॉर्मल फोर्स कहां लगता है? जहां कॉन्टैक्ट हो रहा होता है। मैंने कहा कॉन्टैक्ट यहां पर है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स ये लग गया, और बस इस क्लिफ के ऊपर N1 ऐसे लगा रही होगी। दूसरा नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? यहां पे कांटेक्ट हो रहा है। मैंने कहा ये पहाड़ी इसके ऊपर यहां N2 धक्का मार रही है, और ये बस इस पहाड़ी के ऊपर N2 धक्का ऐसे मारेगी परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्या चीज समझ में आ गई? कर लिया ड्रॉ हमने डायग्राम, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे इस बस को अगर मैं फ्रीली अलग से ड्रॉ करना चाहूं तो
इस बस को अगर मैं फ्रीली अलग से ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार की बनेगी, और इसके ऊपर ये नॉर्मल फोर्सेस कैसे लगे हुए हैं, मैंने कहा एक तो N2 इस डायरेक्शन में लग गया फोर्स, और एक जो मेरा N1 है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया। वैसे किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया ये तो सिर्फ आपके नॉर्मल फोर्सेस हो गए, इस बस का अगर मान लो कुछ वेट m है तो इसका वेट कैसे लगेगा। मैंने कहा वेट हमेशा धरती की तरफ लगता है, धरती को हम हमेशा नीचे की तरफ मान रहे होते हैं, तो मैंने कहा इसका mg कुछ नीचे की तरफ लग रहा होगा। अरे हाँ या ना। तो एक तरह से हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, जहां पे नॉर्मल फोर्सेस भी बना दिए हैं, इसका वेट भी बना दिया है। क्या चीज थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। मैं अभी से फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बनाना स्टार्ट कर रहा हूं जिससे कि जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें बड़ी सरल लग रही होंगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, बड़ा शरीफ है जी, वो कहते हैं ना गाय गाय है ये लॉ। अब किस प्रकार से ये कहता है, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये हिलेगा नहीं। अगर एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, ये हिलेगी नहीं अनटिल एंड अनलेस बाहर से आके कोई इसके धक्का मार दे, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगे, ये बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगी। क्या चीज समझ में आई। रेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरी गाड़ी रेस्ट पर है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, यस और नो। अच्छा इसका एक और सिनेरियो भी है, वो ये कहता है कि अगर एक बॉडी है वो रेस्ट पर नहीं है पर उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो ये 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलता जाएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स रुके। जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो वो 40 से ज्यादा तब होगी जब आप पेडल पे धक्का मारोगे और फोर्स लगेगा और ये आगे की तरफ भागेगी, इंजन भागेगा जब, और रुकेगी कब 40 से कम, जब आप ब्रेक दबाओगे। तो मैंने कहा चाहे एक्सेलरेट करो या ब्रेक दबाओ, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते तब वो वेलोसिटी बदलती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी सामने सीधी सेम रहेगी। आप कहोगे भैया चलती गाड़ी में अगर मैं एक्सेलरेटर भी ना दबाऊं ब्रेक भी ना दबाऊं तब भी धीरे धीरे गाड़ी तो रुकी जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अरे टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन अपने आप में एक एक्सटर्नल फोर्स है, यही तो वो कह रहा है। ये कह रहा है अगर मैं धरती के बाहर जाके एक गाड़ी को हवा ऐसे स्पेस में फेंक दूं तो जैसे फेंका है वो वैसे ही चलती जाएगी अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना है। 40 की स्पीड से गई है तो 40 से ही चलती जाएगी। अरे मूवीज नहीं देखी क्या, साईफाई मूवी में यही तो होता है। रॉकेट को सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है धरती के एटमॉस्फेयर से निकलने तक, जैसे ही बाहर निकल जाती है उसके बाद तो यार उतना उसका ईंधन नहीं लगता। एक बार जो उसने वेलोसिटी पकड़ ली उसी के हिसाब से वो अपने आप स्पेस में चलती जाती है। हाँ इधर उधर के जो प्लैनेट हैं उनसे थोड़े बहुत फोर्सेस वगैरह आते होंगे, देखो आइडियल केस नहीं होता रियल लाइफ में, पर हम अपनी फिजिक्स जो इस पढ़ने के ऊपर ड्रॉ करेंगे वहां पे सारी चीजें आइडियल लेके चलते हैं। तो पॉइंट बीइंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी अगर 0 है, रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी अभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, स्पीड पता है सबको पता है वैसे वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी जिसकी 0 है तो वो हमेशा 0 ही रहेगी, एक तरह से ये भी तो कांस्टेंट ही हो गया, 0 है तो 0 ही पड़ी रहेगी। या फिर अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है भी 40 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो 40 ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना कम होगा अनटिल अनलेस कोई बाहर से आके इसको रोके। क्या ये चीज क्लियर है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन तो 0 है, एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा, ना डी एक्सेलरेट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन 0 है। और आप में से काफी सारे लोगों को यह भी पता होगा फोर्स इज इक्वल टू ma एक फॉर्मूला होता है। अब अगर मेरा एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू 0 हो जाएगा, विच मीन्स कि फोर्स इज इक्वल टू 0। और यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि यार इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आप बोलोगे नहीं भैया इसका कुछ मास m होगा, नीचे mg लग जाएगा। मैंने कहा नहीं लग रहा है, ये स्पेस के अंदर है और इसके ऊपर धरती की ग्रेविटी नहीं लग रही है। चीज समझ में आई। हाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये सिर्फ इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है। चीज क्लियर है। अब मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है ना यार, अब दुनिया भर के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जब भी आप प्रश्न के अंदर कुछ ऐसे शब्द देखो जैसे कि इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम या फिर सिस्टम रेस्ट के ऊपर है, वो प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भाई समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, कि एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का अगर आप सम करोगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जब आप कर रहे होगे तो दैट विल बी इक्वल, दैट विल कम आउट टू बी 0।
इसको अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ब्रेक करूं तो मैं कह सकता हूं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये वाला सिंबल सबने पहले देख रखा होगा समेशन का, है क्या यार? लोग बड़े समझदार थे। ये जो सम का एस होता है इसी को ऐसे यूं ड्रॉ करते जाओगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है, और इसी को थोड़ा गंदा ड्रॉ करोगे तो ये समेशन का साइन बन जाता है। इन सब का मतलब क्या है? सम, एक तरह से आप कह सकते हो। तो एक मेरे पास अगर मान लो बॉडी है तो ये कह रहा है कि मान लो इसके पास एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, तो इन सब का जब आप सम करोगे इन एक्स डायरेक्शन दिस शुड कम आउट टू बी 0। और सिमिलरली हो सकता है इसके ऊपर कुछ वाई डायरेक्शन में भी फोर्सेज लग रहे हों, ठीक है। इन सब का जब आप ऐड करो तो दैट शुड ऑल्सो कम आउट टू बी 0। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो 0 है। 0 है तो ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी या इक्विलिब्रियम पे रहेगी, अथवा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है। क्या चीज समझ में आई? अब इसके ऊपर बेस्ड हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उनको करने के एक बेसिक स्टेप्स हैं, बड़े आसान आसान, जो कि आप पहले लिख लो। स्टेप्स हैं, लिख लो। पहला तो स्टेप होता है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अभी हमने कुछ क्वेश्चन के बना के भी देखे भी थे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? FBD ड्रॉ कर दो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो। स्टेप नंबर 2 तो होता है कि चूज नाइस एक्सिस। नाइस का मतलब आपको पता ही है, अरे हाँ या ना, एक ऐसी सुशील एक्सिस आपको चूज करनी है जिसके अलोंग मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हों। हाँ या ना, कि अगर मेरे मैक्सिमम फोर्सेस ऐसे से इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे और सिर्फ एक ही ऐसा टेढ़ा होगा तो मैं बोलूंगा एक्स वाई एक्सिस ये वाली ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सिर्फ इसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। और अगर मेरी एक बॉडी है जिसके ऊपर मैक्सिमम फोर्सेस ऐसे इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे, राइट, तो मैं कहूँगा यार ऐसा करो, इसको वाई एक्सिस ले लो, इसको एक्स एक्सिस ले लो, सारे के सारे उसी के अलॉन्ग हो गए, ये मेरी नाइस एक्सिस हो गई। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो चूज अ नाइस एक्सिस जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, हमारा समय बचे पेपर के अंदर। एंड तीसरा इज रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व किसको? उस बेवकूफ को जो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आया, वो वेक्टर जो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आया उसको रिजॉल्व कर दो कंपोनेंट्स के अंदर। स्टेप नंबर 4 होता है एक्स एक्सिस को अलग हैंडल करो, वाई एक्सिस को अलग हैंडल करो। एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो कि लेफ्ट साइड में है शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो कि राइट डायरेक्शन में है। और यहां पर भी क्या है, सम ऑफ ऑल जो कि यार टॉप पर हैं शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल जो कि बॉटम में नीचे फोर्स लग रहे हैं। अब ये चीज है ना, लिखने से ज्यादा सॉल्व करने से समझ में आती है। तो प्रश्न नंबर 1 ये है, क्वेश्चन यहां पे आप लिख लो। प्रश्न कह रहा है फाइंड कितना फोर्स मैं लगाऊं टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट। भैया बॉक्स कहां है ये तो बता दो। यहां पर मैंने एक बॉक्स मान लिया है और आपसे पूछा गया है कि इसके ऊपर कितना फोर्स F लगाएं जिससे कि सिस्टम जो है वो हमेशा रेस्ट पर रहे। सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे? सिस्टम का मतलब है ये अकेला डब्बा, इसका मास आपको मास m बता रखा है। आपसे पूछा है कितना फोर्स, कितना फोर्स से मैं इसको पकड़े रखूं, राइट। आपको बता रखा है दिस एंगल इज थीटा, आपको ये भी बता रखा है दिस सरफेस इज स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। देख रहे हो यार, फ्रिक्शन पढ़ा भी नहीं है पर उसकी बातें पहले से होने लग गई हैं, बाद में हम पढ़ रहे होंगे। एकदम चिकना है, मतलब इसके ऊपर ये डब्बा रख दिया एकदम ये चिकने स्मूथ की तरह नीचे गिर जाएगा। अब आपसे पूछा भाई कितना फोर्स ऊपर लगा के रखो जिससे ना नीचे गिरे, नीचे ना गिरे। ये फोर्स हटा दूंगा तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यार ये जो डब्बा है ये नीचे फिसल के गिर जाएगा। आपसे पूछा कितना फोर्स टिका के रखूं, तो इसका हम स्टेप नंबर 1 क्या होता था याद करो। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने कहा फ्री का मतलब डब्बे को बाहर ले आओ पिक्चर में से, इसको फ्री कर दो। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? मैंने कहा धरती के ऊपर है तो सबसे पहले तो एक वेट लगेगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, मैंने कहा नीचे mg लग गया। और क्या लगेगा इसके ऊपर? नॉर्मल फोर्स लग सकता है। नॉर्मल फोर्स कहां लगता है? अरे मैंने कहा कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। कॉन्टैक्ट कहां हो रहा है? यहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस डब्बे के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा और ये जो डब्बा है ये इस जमीन के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स n दबा रहा होगा। पर हमें तो फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ डब्बे से लेना देना है। डब्बे के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा है परपेंडिकुलर टू द दिस कॉन्टैक्ट सरफेस,
मैंने कहा हाँ ये चीज समझ में आ गई। कोई और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? अरे हाँ, कौन सा? मैंने कहा ये एफ ही तो कैलकुलेट करना है, दिस एफ। अब मुझे बताओ इस एफ को कैसे कैलकुलेट। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? चूज नाइस एक्सिस। अब मैंने कहा एक इस तरफ है एक इस तरफ है, मैं ऐसा कर लेता हूं, इसी को अपनी एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर इसको अपनी वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो मुझे बताओ तीसरा स्टेप क्या होता था? कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, किसको? जो बच गया उसको। तो मैंने कहा ये mg है। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ दिस एंगल इज थीटा, कितने लोगों को समझ में आ गया दिस एंगल इज थीटा? अब जिनको नहीं समझ में आया ना, वो अभी के लिए तो मान लो, और 2 मिनट बाद इसका हम एक शॉर्टकट तरीका निकालेंगे, जिसके बाद आप कहोगे भैया मजा आ गया, और उसको आप पूरी फिजिक्स में पता नहीं कितने हजारों बार इस्तेमाल करोगे शॉर्टकट को, जिससे आपके एकदम से एंगल निकल जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे ना जिन्हें समझ नहीं आया, यार यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ कैसे आया, या टाइम लगा आपको ये चीज करने में, 15-20 सेकंड लगा दिया आपने, तो वहां पे आपके तरीके फास्ट हो रहा होगा। अभी के लिए इसको कंपोनेंट में अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस तरफ मेरा हो गया mg cos थीटा और इस तरफ मेरा हो गया mg sin थीटा। यस, तो अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, सम ऑफ लेफ्ट में क्या है मेरा, mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू सम ऑफ राइट में क्या फोर्स लग रहा है, F। और y एक्सिस में अगर मैं अपनी इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं ऊपर मेरा लग रहा है नॉर्मल फोर्स और नीचे मेरा लग रहा है mg cos थीटा। प्रश्न क्या था कि यार सिस्टम को रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे कब होगा, जब मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह रहा है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन x शुड आल्सो बी 0 और y एक्सिस में भी सारे 0 होने चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में जो फोर्स है वो राइट के बराबर होना चाहिए, वही कर रखा है। ये मेरा आंसर आ भी गया। कितने लोगों को नहीं दिखा, f की वैल्यू ही तो निकालनी थी, f इज इक्वल टू mg sin थीटा निकल के आ गया, जिसका मतलब ये है अगर मैं इस डायरेक्शन में f इक्वल टू mg sin थीटा फोर्स लगा के भी रखता हूं तो ये सिस्टम रेस्ट के ऊपर रह जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न भी यही है, आपको फिर से निकालना है। अब आगे जितने भी प्रश्न है ना उन सब के अंदर यही सेम रहने वाला है। हम बोलेंगे फाइंड एफ टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। ये सेम ही प्रश्न रहने वाला है आने वाले काफी सारे क्वेश्चन के लिए, तो आप चाहो तो बार बार लिख लो या इसको पार्ट्स के हिसाब से दिखा दो। एक डब्बा रहे, ये आपको एंगल थीटा दे दिया है, आपको बता दिया ये जो सरफेस है ये स्मूथ है। अब आपसे पूछा गया है इसका मास m है, बताओ इसके ऊपर ये वाला फोर्स F कितना रखें जिससे कि सिस्टम रेस्ट पे रहे। कुछ नहीं भाई, पिछली बार फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में था, इस बार कह दिया फोर्स इस तरफ लग रहा है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने कहा फ्री बॉडी आजाद कर दे इस पंछी को, ये रहा इसका m, क्या मैं बोल सकता हूं इसका वजन नीचे mg लग रहा होगा और नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? अरे यार अब बार बार ये रहा कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये रहा मेरा नॉर्मल फोर्स, और ये डब्बा जमीन के ऊपर भी नॉर्मल बनाएगा, पर फ्री बॉडी में मेरे को सिर्फ डब्बे से लेना देना है। मैंने कहा यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल फोर्स लग गया, बहुत ही बढ़िया। और ये जो फोर्स है ये वाला ही तो है। क्या कह रहे भैया, डिस्क रुक गई थी क्या? हैं? अब बताओ एक अच्छी एक्सिस चूज कर लेते हैं। मैंने कहा इसको x मान लो, इसको y मान लो। क्यों? क्योंकि मेरे f और mg तो वहीं सल्ट गए। अब ये जो n है मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, किसके अंदर? रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा? अरे यार तुम्हें शॉर्टकट तो बताया ही नहीं जो बताना था, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं। मैंने कहा अगर ये n है तो क्या मैं बोल सकता हूं जैसे ही आप कंपोनेंट में तोड़ोगे, तो बेसिकली मैं इस डब्बे को फिर से बना रहा हूं, नीचे मेरा mg हो जाएगा, इस तरफ मेरा फोर्स F लग रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया n cos थीटा और लेफ्ट में जो इसका कंपोनेंट जाएगा दैट विल बी नथिंग बट n sin थीटा। अरे हाँ या ना? अब हम क्या करते थे, x और y एक्सिस में इक्वेशन लिख देते थे। x एक्सिस में मेरा क्या हो जाएगा, n sin थीटा इज इक्वल टू f, और y एक्सिस में मेरे पास क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू n sin थीटा। अरे नीचे जो है वो ऊपर वाले n cos थीटा, n cos थीटा। क्या मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं? दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। और अननोन कितने हैं? f अननोन है और n अननोन है। दो इक्वेशन, दो अननोन, काम मेरा हो गया। मेरे को f निकालना था, n का मेरे को यहां से n की वैल्यू क्या मिल गई, n इज नथिंग बट mg बटा cos थीटा। इसको आप जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको f भी मिल जाएगा, विच विल बी नथिंग बट mg tan थीटा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो इतना फोर्स अगर आप लगा दोगे यहां से तो ये आपका ये जो सिस्टम है ये जनाब क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा।
अब आपको एंगल निकालने का वो शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना। जो मैं अगली 3-4 लाइन बोल रहा हूं इसको कविता की तरह रट लेना। अब ये लिखने से पहले ध्यान यहां पे रखो किस प्रकार से इस कविता को गाना है। अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट लाइन विल मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। दोबारा बोल रहा हूं मैं, एक लाइन है जो एंगल थीटा बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट लाइन will make an angle theta with the vertical। जैसे जैसे इसको 8-10 बार प्रैक्टिस करेंगे जबान पे अट जाएगा और फिर आपको एंगल निकालने के अंदर जनाब 1-2 सेकंड ही लगेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं इसको। A line makes an angle theta with horizontal, a line perpendicular to this पहली वाली लाइन will make an angle theta with vertical। इसका उल्टा भी बोल सकते हो। क्या उल्टा ये होता है कि a line which makes an angle theta with vertical, a line perpendicular to this first line will make an angle theta with horizontal। चीज समझ में आ गई? इसको लिख लो, a line which makes an angle theta with horizontal, a line perpendicular to the first line will make an angle theta with vertical। अब जो पीछे हमने दो क्वेश्चन करे थे उन दो के ऊपर ये अप्लाई भी करके देख लेते हैं इसको जल्दी से। आप आई होप आपने टेप लिया होगा। स्पीड बढ़ाओ बालक। प्रश्न देखो हमारा अपना क्या था, ये ऐसा सा कुछ था। ये वाला एंगल मेरे को थीटा दे रखा था, ये वाली जो थी ये मेरे पास डब्बा एम था। और इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे मैंने कहा यार ये देख इसके नीचे mg लग रहा होगा। और हमने फिर क्या करा था, ये वाली एक्सिस को अपना वाई एक्सिस चूज कर लिया था। क्या आपको दिख रहा है? A line makes an angle theta with horizontal, a line perpendicular to this first line will make an angle theta with vertical। अरे हाँ या ना? सिमिलरली जो हमने दूसरा प्रश्न करा था उसके अंदर भी यही था। ये एंगल थीटा था, ये मेरा मास m था और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा था और हमें ये देखना था यार ये इस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। कुछ नहीं करना, वही चीज सेम राम कथा वापस पढ़ी जाएगी। एक लाइन है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर टू दिस फर्स्ट लाइन विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। अरे हाँ या ना? सेम चीज है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर दो बॉडीज इन्वॉल्व हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उसके अंदर आप देखोगे कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था। आप कहोगे भैया जमीन भी तो है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट देखो, एक ऑब्जेक्ट मेरा था। अब एक ऐसा प्रश्न कर लेते हैं जहां पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा सा कह रहा है कि यार आपके पास एक डब्बा है कुछ इस प्रकार का सा, ठीक है, और इसके ऊपर एक और डब्बा रखा हुआ है कुछ इस प्रकार का सा। इसका मास आपको m1 बता दिया, इसका मास आपको m2 बता दिया है। सारे जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा स्मूथ हैं, चिकने हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और आपसे पूछा गया अच्छा ये वाला एंगल है, ये इसको आगे अगर लेके जा रहे हैं तो आपको बताया ये जो स्लोप है दिस इज नथिंग बट एंगल थीटा। आपसे पूछा गया यहां से मैं कितना फोर्स लगाऊं F सच दैट पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे। वही सेम प्रश्न वापस पूछ लिया गया है। आपसे पूछा गया है फाइंड F सच दैट जो सिस्टम है वो रेस्ट के ऊपर रहे। अब मुझे बताओ ये F को हम कैसे कैलकुलेट करें? जब एक ऑब्जेक्ट था तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। अब इस सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के अलग अलग एफबीडी आपको ड्रॉ करने हैं। मैंने कहा पेन की वेट थोड़ी सी कम कर लेते हैं क्योंकि जनाब अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन अब थोड़ी जगह हमें ज्यादा चाहिए होगी। मैंने कहा सबसे पहले इसका एफबीडी बना ले M1 वाले का। मैंने कहा ये डब्बा कुछ इस प्रकार सा है, यस, इसका नीचे कुछ वजन लग रहा होगा M1 जी। अब इसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं बताओ? नॉर्मल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? मैंने कहा नॉर्मल फोर्सेस की बात करें, कांटेक्ट जहां पे होगा वहां नॉर्मल फोर्स होगा,
ये वाला जो डब्बा है इसके ऊपर कुछ n लगा रहा होगा और ऊपर वाले डब्बे की वजह से इसके ऊपर भी कुछ n लग रहा होगा परपेंडिकुलरली। और सिमिलरली और का कॉन्टैक्ट सरफेस है ये m1, धरती के ऊपर कुछ वजन तो लगा, धरती भी इसके ऊपर कुछ वजन लगा रही होगी, क्या मैं बोल दूं दिस इज नथिंग बट n1। तो अगर इसके ऊपर हम नॉर्मल फोर्सेस देखें तो एक तो धरती की तरफ से आ रहा है n1 और साथ में जो ऊपर वाला डब्बा है वो इसके ऊपर जोर लगा रहा है। ये जो मैंने दो n बनाए आप लोगों को पता चल रहा है ना, इस वाले डब्बे के ऊपर ये नीचे वाला नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो ऊपर वाले का वजन इसके ऊपर गिर रहा है। मैंने कहा ये रहा ये नॉर्मल फोर्स, ये जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले के एफबीडी पे यूज हो रहा होगा। अब मैंने कहा और कोई फोर्स तो यूज नहीं हो रहा, यस देयर इज वन मोर फोर्स, व्हाट इज दैट फोर्स, जो बगल से एफ लग रहा है। अब यहाँ पे एक्सिस कौन सी चूज करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले तो कंपोनेंट मेथड के हिसाब से इन सब की ताल से ताल मिला दो। ताल से ताल जब हम मिलाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ओके इस तरफ मेरा फोर्स एफ लग रहा है, इस तरफ मेरा नीचे mg लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स के बारे में अच्छा ऊपर की तरफ मेरा n1 लग रहा है, और जो ये मेरा नॉर्मल फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। कौन सी एक्सिस चूज करेंगे, ऑब्वियसली इसको x मान लो इसको y मान लो। तो मैंने कहा ओके किसको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, इस नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। मुझे बताओ इफ दिस एंगल इज थीटा, एक लाइन है, a line makes an angle theta with horizontal, a line perpendicular to it will make an angle theta with vertical। क्या आपको दिख रहा है ये वाला जो एंगल है वो वही थीटा है। ये विद प्रैक्टिस यार आपका हाथ है ना बैठना स्टार्ट हो जाएगा, इनफैक्ट आपको नजरों से दिखने लग जाएगा अच्छा यार ये वाला एंगल थीटा है, देयर इज अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। अरे ये तो वही एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। क्या चीज समझ में आई। तो मैंने कहा इसको जैसे ही आप कंपोनेंट में तोड़ोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया एफ, इस डायरेक्शन में आ गया mg, साथ में इसका कंपोनेंट आ गया नीचे की तरफ n cos थीटा, ऊपर की तरफ था मेरा n1 और साथ में लेफ्ट की तरफ मेरा क्या आ गया n sin थीटा। अब इक्वेशन लिख दो। मैंने कहा x एक्सिस में मैं क्या लिख सकता हूं, रेस्ट पे अगर मुझे लेकर आना है तो मैं बोल सकता हूं n sin थीटा इज इक्वल टू f, और साथ में दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं y एक्सिस के अंदर कि भाई ऊपर क्या क्या लग रहा है n1 और नीचे क्या क्या लग रहा है mg लग रहा है और n cos थीटा लग रहा है। तो मैंने कहा ओके n1 इज इक्वल टू mg प्लस n cos थीटा। ये दो इक्वेशन मेरी यहां से निकल के आ गई। अब सिमिलरली मैं एफबीडी ड्रॉ करना चाहूंगा इस दूसरे वाले डब्बे का। इस दूसरे डब्बे को अगर आप देखोगे तो दूसरे डब्बे में क्या हम देख पा रहे हैं कि यार ये कुछ इस प्रकार का डब्बा था, इसका मास कुछ m2 है, तो नीचे लग रहा होगा इसके ऊपर कुछ m2g, साथ में ये एक नॉर्मल फोर्स है वो जो इसके ऊपर ऐसे लगेगा नीचे वाले डब्बे की वजह से, और ये जो दीवार है, अरे अरे दिखा नहीं दिखा, जो दीवार है यहां पर भी एक कांटेक्ट लगेगा, ये दीवार की वजह से इधर से क्या मैं बोल सकता हूँ कुछ n2 फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, ये डब्बू है ये भी इसके ऊपर कुछ n2 नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। मैंने कहा ओके दिस इज नथिंग बट यहां से इसके ऊपर एक धक्का लग रहा है n2, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा। मैंने कहा और कोई नहीं लग रहा। अब इसके अगर मैं सारे के सारे फोर्सेज ड्रॉ करने की कोशिश करूं कंपोनेंट मेथड से तो मैं कहूंगा नीचे इसके लग रहा है mg, इधर लग रहा है n2, और ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है। बताओ एक्सिस कैसे चूज करेंगे, ऑब्वियसली इसको x मान लेंगे और दूसरे वाले को y मान लेंगे। तो मैंने कहा ओके दोबारा इस नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने कहा अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल आपको बता रखा है, तो अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। आप में से कितने लोगों को दिख गया दिस एंगल विल बी थीटा। इसको अब जैसे ही मैं कंपोनेंट के अंदर तोड़ूंगा तो यहां पे मैं कह सकता हूं ये टूट के इस तरफ क्या आ जाएगा n sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा n cos थीटा। अब यहां पे अगर जो मेरी xy एक्सिस होगी, x एक्सिस में मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, बैलेंस करेंगे तो मैं कह सकता हूं n2 इज इक्वल टू n sin थीटा, और अगर मैं y एक्सिस देखूं तो y एक्सिस में मुझे मिलता है mg इज इक्वल टू n cos थीटा। अब इसको मेरी इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको मेरी इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, और पिछले पर्दे पे जो हमारी आई थी इसको मेरी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और इसको मेरी इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम देखें 1 एंड 4 को अगर मैं देखें तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर से डिराइव कर सकते हैं n इक्वल टू क्या है मेरा mg बटा cos थीटा, और पिछले पेज पे जाना f की वैल्यू क्या है, अरे ये f ही तो निकालना है मुझे, f अगले ने कह रखा है f इज इक्वल टू n sin थीटा है, n की वैल्यू आपने निकाली ली, n कितना है मेरा, n आपने नेक्स्ट पेज में निकाल लिया mg बटा cos थीटा है।
तो मैंने कहा ओके दिस इज नथिंग बट mg बटा cos थीटा sin थीटा mg tan थीटा। क्या चीज क्लियर हो गई? ये मेरा f की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। डन। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं थी। क्या करा हमने, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जितने भी फोर्सेज हैं वो लगा लिए, फिर हर एक का इंडिविजुअल एफबीडी डायग्राम बनाया। एफबीडी बनाने के बाद हमने देखा कि यार एक अच्छी एक्सिस लेने के बाद एक्स एक्सिस में क्या फोर्स लग रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या फोर्स लग रहे हैं, उनसे मैंने इक्वेशन बना दी और यहाँ पे मेरे पास 4 इक्वेशन बन गई। 2 पहले वाले एफबीडी से और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट वाले एफबीडी से 2 निकल गई और मैंने इनकी मदद से 1 और 4 इक्वेशन को इस्तेमाल करके फाइनल फोर्स की वैल्यू निकाल ली। क्या चीज क्लियर है? इसमें कोई भी सोचने वाली बात बड़ी वाली नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या कह रहा है कि यार यहां पर 2 आइडेंटिकल ट्रायंगुलर बॉक्स हैं जिनका मास है m और ये जो बीच में ये जो स्लैब है इसका मास है स्मॉल m। बताओ दोनों तरफ से कितना फोर्स F लगाएं, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है, कितना फोर्स F लगाएं जिससे कि सिस्टम एट रेस्ट रहे। फाइंड F, वही प्रश्न है जो मैंने कहा था ना, सेम रहेगा। फाइंड F सच दैट सिस्टम इज एट रेस्ट, जिससे कि सारी चीजें रेस्ट पर रहे। आपको यह भी बता रखा है ये जो नीचे का सरफेस है ये स्मूथ है। अब क्या करें? क्या आपको दिख रहा है कि यार इस प्रश्न के अंदर कितनी बॉडी है? 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी। मैंने कहा 3 बॉडी है, पर यहां पर एक ट्रिक है। क्या? ये एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा ये एकदम सिमेट्रिकल है, इनकी शेप भी एक जैसी है, इनका दोनों का मास भी एक जैसा है और आप बाद में जब एफबीडी बनाओगे तो आप देखोगे इनकी इक्वेशंस भी सेम निकल के आ रही हैं, क्योंकि इन पे वही नीचे mg लग रहा है, वही ऊपर नॉर्मल लग रहा है और इधर से फोर्स F लग रहा है, उधर से फोर्स F लग रहा है। करके देखते हैं, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, हमें F की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका एफबीडी डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा ओके कुछ इस प्रकार सा है, इसका मास अगर कैपिटल M है तो मैं बोल सकता हूं इसका नीचे वेट mg लग रहा होगा, इस तरफ से इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कौन कौन से नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने कहा जहां जहां पे टच करेगा, यहां पर टच कर रहा है तो मैंने कहा ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स N लगा रहा है और ये वाला जो स्लैब है ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कुछ N लगा रहा होगा। तो मैंने कहा एक तो नॉर्मल फोर्स ये दिख गया N, और कुछ लग रहा है? मैंने कहा और कहीं टच हो रहा है? मैंने कहा जमीन पर टच हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जमीन के ऊपर इसने कुछ नॉर्मल फोर्स लगा दिया होगा N1 और जमीन भी इसके ऊपर कुछ N1 लगा रही होगी। तो इस डब्बे के ऊपर कौन सा फोर्स लगा? इस डब्बे के ऊपर नीचे से लग गया N1। क्या चीज समझ में आएगी? ये वाला जो नीचे वाला N1 है ये तो जमीन के ऊपर लग रहा है, जमीन ने इस पे जो मारा है वो N1 है, इसलिए सिर्फ इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें मुझे बताओ एक्स वाई एक्सिस कैसे चूज करेंगे? सबको दिख गया है, वाई एक्सिस ये ले लेते हैं, एक्स ये ले लेते हैं, तो ऐसे में सिर्फ इसको कंपोनेंट में मेरे को तोड़ना पड़ेगा। मुझे बताओ कितने लोगों को दिख गया? अच्छा ये वाला जो एंगल है ये थीटा ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है, तो अलाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो क्या मैं बोल सकता हूं पट 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 दिस एंगल इज थीटा, तो इसको जैसे ही कंपोनेंट में तोड़ोगे तो दिस एंगल विल बी n sin थीटा एंड दिस नीचे वाला एंगल द कंपोनेंट विल बी n cos थीटा। इसको जैसे ही आप कंपोनेंट में तोड़ोगे तो अब देखो यार बार बार इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, एक पॉइंट के बाद है ना आप सीधा क्या करोगे, इसी के अंदर रहना सारे के सारे एफबीडी बनाना स्टार्ट कर दोगे। अभी क्या हम कर रहे हैं, अलग से ट्रायंगल बना रहे हैं, उसके बाद जितने भी फोर्सेज हैं उसको दोबारा कंपोनेंट मेथड से ताल टेल से टेल जोड़ के, पर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बैठेगी ना आप मेन डायग्राम के अंदर ही सारी चीजें कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, नीचे मेरा mg लग रहा है, ऊपर की तरफ मेरा क्या लग रहा है, n1 लग रहा है, और कोई फोर्स तो हमने मिस नहीं कर दिया, n sin थीटा, वो cos का भाग गया, ये रहा, नीचे की तरफ मेरा n cos थीटा भी लग रहा है। अब मैंने कहा x एक्सिस में अगर हम देखें तो मैं बोल सकता हूँ f इज इक्वल टू n sin थीटा, और y एक्सिस में अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर तो लग रहा है n1 और नीचे की तरफ ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं विच इज नथिंग बट कैपिटल mg प्लस n cos थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को नाम मैं दे देता हूँ, पहला इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन। अब ये जो स्लैब है इसको पकड़ लो। अच्छा जो मेरी दूसरी बॉडी थी उसका डायग्राम यार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसका कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा, फ्री बॉडी अगर हम बनाएंगे, इसका मास है वो स्मॉल m था, तो मैं बोल सकता हूँ नीचे की तरफ तो इसका मास mg लग गया, साथ में इसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस कैसे लगेंगे। मैंने कहा यार यहाँ पे वो ट्रायंगल था जिसकी वजह से ऐसे वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो मैंने कहा यार एक तो नॉर्मल फोर्स इस पे यहाँ पे लग गया और दूसरे ट्रायंगल की वजह से भी इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो ऐसे ऊपर धक्का मार रहे होंगे ना, ये वाला भी इसे ऐसे ही धक्का मार रहा था, और मैंने कहा दिस एंगल इज थीटा। कैसे निकाला मैंने कहा ये ट्रायंगल था, अलाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अलाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू इट
विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ये वही वाला एंगल तो है, क्या दिख गया? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब कौन कौन से फोर्सेज हैं, इसको जैसे ही आप कंपोनेंट में तोड़ोगे तो आपको दिख जाएगा यार, इस तरफ तो मेरा लगा n sin थीटा, ऊपर की तरफ मेरा लग गया n cos थीटा। सेम चीज सेम कहानी यहाँ पर हो रही होगी। इसको कंपोनेंट में आप तोड़ोगे, दिस एंगल विल बी थीटा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे तो ऊपर की तरफ मेरा लग गया n cos थीटा और इधर की तरफ मेरा लग गया n sin थीटा। आप यार अगर ऊपर ऊपर से ही अब देखना स्टार्ट कर दोगे, बार बार हमें ताल से ताल जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये n sin थीटा तो आपस में कट जाएंगे, ये जो n cos थीटा है दोनों के दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ n cos थीटा, नीचे की तरफ मेरा लग रहा है स्मॉल mg। ये मेरी इक्वेशन आ गई y एक्सिस के अंदर अगर आप देखोगे तो, और x एक्सिस के अंदर तो यार सब कुछ छट ही गया था n sin थीटा वगैरह, तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ओके दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से मेरा n क्या हो गया, n इज नथिंग बट mg बटा 2 cos थीटा। और मैं अब इसको लेके चला जाता हूं कहां पे, पिछले पेज पे मैंने कुछ इक्वेशन निकाली होगी, f ही तो निकालना था मुझे। तो मैंने कहा मेरे को पता है f इज इक्वल टू n sin थीटा होता है, और n की वैल्यू मैंने पिछले अगले पेज पे देखी थी, क्या निकाल ली थी, mg बटा 2 cos थीटा लेके आ गया था। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ mg बटा 2 cos थीटा डॉट आगे वही जो साइन थीटा है, दिस बिकम्स नथिंग बट mg बटा 2 tan थीटा। तो इतना फोर्स अगर आप लगा देते हो, इतना फोर्स अगर हम दोनों साइड से लगा देते हैं तो जनाब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इतना फोर्स अगर हम दोनों साइड से लगा देते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, क्या डाउट आएगा? डाउट ये आना चाहिए भैया ये जो तीसरा डब्बा है इसका तो आपने एफबीडी बनाया ही नहीं। मैंने कहा इस तीसरे डब्बे का एफबीडी आप खुद बनाओ और आप देखोगे कि जो इसमें से इक्वेशंस निकल के आएंगी वो सेम यही वाली निकल के आएंगी, वो सेम यही निकल के आएंगी। क्यों? क्योंकि जनाब सिमेट्रिक है। तो जब भी आगे आपको ऐसे कोई सिमेट्रिक क्वेश्चन दिखते हैं जहां पे सेम बॉडी बार बार यूज हो रही है और पूरा का पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है एक बीच वाली एक्सिस के लॉन्ग, तो वहां पे यार आप एक का बनाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, आपको तीसरे डब्बे से बना के कोई नई इक्वेशंस नहीं मिल रही होंगी। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसका जो बॉल होता है ना, कई बार यार हमारी बॉल है वो गटर में फंस जाती है या किसी त्रिकोण के अंदर मान लो फंस गई, तो ऐसी दीवार है, ये दीवार है, कोई बॉल बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और ये जो गोले वाली बॉल है ये आके यहाँ पे फंस गई। अब मान लेते हैं इसका मास m है, आपसे प्रश्न पूछा गया है फाइंड नॉर्मल फोर्सेस फ्रॉम वॉल, कि भाई या ऐसे लिख लो ऑन बॉल फ्रॉम वॉल, राइमिंग हो गया, कि भाई इस बॉल के ऊपर बगल से क्या क्या नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है यार। तो इसका यार एफबीडी हम बनाने की ड्रॉ कोशिश करते हैं। ये मेरी बॉल है जिसका मास मान लो m है, तो इसका वजह से इसका नीचे वेट mg लग रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस कौन कौन से हैं? एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये है, तो इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल फोर्स n1 आना चाहिए। तो मैंने कहा ओके, ये नॉर्मल फोर्स n1 आ गया। और सिमिलरली यहाँ पे भी टच हो रहा है, तो मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स n2 आना चाहिए। तो मैंने कहा ओके, ये रहा मेरा वो नॉर्मल फोर्स n2। क्या इतनी सी चीज़ हमें क्लियर हो गई? और ये जो mg वाला फोर्स था वो तो यार हमारा वेट की वजह से लगी रहा था। अब क्या यहाँ पे हम एक अच्छी एक्सिस चूज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये मेरी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ऐसे में मुझे दिख गया कि मुझे n1 को कॉम्पोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपको थीटा ऑलरेडी पहले से बता रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक लाइन है मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। यहाँ से मुझे पता चलता है कि यार ओके दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ इसको कॉम्पोनेंट में जब आप तोड़ोगे तो ये वाली जो साइड है दिस विल बी नथिंग बट n1 sin थीटा, और ये जो ऊपर वाली साइड है दिस विल बी नथिंग बट n1 cos थीटा। अब यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो x एक्सिस के अंदर आपकी क्या इक्वेशन बनी कि n2 इज इक्वल टू n1 sin थीटा। अरे हाँ या ना? मैंने कहा इस तरफ n2 लग रहा है, इस तरफ n1 sin थीटा लग रहा है, और यहाँ पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर n1 cos थीटा लग रहा है। y एक्सिस के अंदर मैं लिख दूंगा कि अरे ऊपर लग रहा है मेरा n1 cos थीटा और नीचे मेरा लग रहा है mg। ये मेरी दो इक्वेशन हो गई। इससे क्या दोनों नॉर्मल फोर्सेस हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n1 तो सीधा ही निकल गया, n1 विल बी नथिंग बट, अरे cos थीटा इसके नीचे ले जाओ, mg बटा cos थीटा, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली n2 मेरा क्या है? n2 इज इक्वल टू n1, n1 के अंदर मैं कौन सी वैल्यू लगा दूंगा? ये वाली सीधी एज इट इज। तो n2 इज इक्वल टू mg बटा cos थीटा
आगे साइन थीटा विच इज नथिंग बट mg tan थीटा। तो क्या हमने दोनों के दोनों निकाल लिए? मैंने कहा बिल्कुल निकाल लिया। मैंने n1 भी कैलकुलेट कर लिया, आपने n2 भी कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़े। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न, यहां पे भी आपको वही चीज निकालनी है। इस बॉल का वजन आपको m बता दिया है, आपको ये बता दिया है कि यार ये वाला जो एंगल है ये θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, ये भी कुछ उसी इसमें देखो एंगल अलग अलग रख दिए। अरे अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्या? पिछले क्वेश्चन में एंगल एक था थीटा, इस केस में अलग अलग एंगल है, ये वाला θ1 बना रहा है, ये वाला θ2 बना रहा है, और ये जो बॉल है ये फिर से आके दो दीवारों के बीच में फंस गई है और आपसे पूछा है फाइंड नॉर्मल फोर्सेस। फाइंड नॉर्मल फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या मैं बोल सकता हूं कहां पे टच हो रहा है? नॉर्मल वही तो लगेगा। मैंने कहा इधर टच हो रहा है तो इधर टच हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स हो गया मेरा n1, और इधर टच हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर एक मेरा नॉर्मल फोर्स हो गया n2। अब मैंने कहा इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे बच्चे की तरह। इसका अगर मैं FBD ड्रॉ करूंगा तो क्या मैं इसको थोड़ा है ना ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें है ना थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह हम दिखा रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार अच्छा मेरा नीचे तो वेट लग जाएगा mg, और ये मेरा नॉर्मल फोर्स लग गया n1, और ये मेरा नॉर्मल फोर्स लग गया n2। क्या ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। अब ये भी चीज़ बताओ, अगर ये एंगल मेरा θ1 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ टक 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 दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। कितने लोगों को समझ में आया? अच्छे से कैलकुलेट करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। A line makes an angle θ1 with horizontal, a line perpendicular to it will make an angle θ1 with vertical। तो वही मैंने θ1 यहाँ पे लिख दिया। Similarly, a line makes an angle θ2 with horizontal, a line perpendicular to it will make an angle θ2 with vertical। तो वही एंगल मैंने θ2 यहाँ पे लिख दिया। विद प्रैक्टिस आपका हाथ यहाँ पे स्ट्रांग होता जाएगा। अब यहाँ पे एक्सिस कौन सी अच्छी चूज करें? बड़ा ये तगड़ा क्वेश्चन आ गया। एक्सिस कैसे चूज करें? यहां पे तो तीनों के तीनों अपनी मनचाही डायरेक्शन के अंदर है। अरे हाँ या ना? अरे ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे नहीं है ना, n1 अलग जा रहा है, n2 अलग जा रहा है, mg नीचे जा रहा है, ऐसे में कोई भी अच्छी एक्सिस नहीं लग रही। तो मुंडी को सीधी रख के मैंने कहा इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या आपको दिखाई दे रहा है? पट 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 इन दोनों को कॉम्पोनेंट में हम तोड़ना होगा। तो जैसे ही इसको हमने कॉम्पोनेंट में तोड़ा तो क्या आपको दिख रहा है? मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस तरफ तो मेरा हो जाएगा n1 साइन θ1, इस तरफ हो जाएगा n2 साइन θ2, इस तरफ ऊपर की तरफ हो जाएंगे दो फोर्सेस, दोनों के कॉस कंपोनेंट। मैंने कहा एक तो हो जाएगा n1 cos θ1 और दूसरा हो जाएगा n2 cos θ2। क्या ये चीज समझ में आ गई? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको अगर x और y एक्सिस में आप लिखना चाहोगे तो मैं बोल सकता हूं x एक्सिस के अंदर n1 साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2, और y एक्सिस के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं? y एक्सिस में मैं लिख सकता हूं कि यार जो नीचे मेरा mg लग रहा है, नीचे जो मेरा mg लग रहा है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ये दोनों जो कॉस वाले बंदे हैं। तो मैंने कहा दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n1 cos θ1 प्लस n2 cos θ2। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। मैं क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन है इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन के अंदर। किस प्रकार से? मैं कहूंगा, क्या मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन से, पहली वाली से, कि यार जो n1 है दैट इज नथिंग बट n2 साइन θ2, और ये साइन θ1 नीचे ले जाओ अपॉन साइन θ1। हाँ जी कर सकते हैं। अब इसको n1 को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो मैं बोल सकता हूँ mg इज इक्वल टू नथिंग बट n1 की जगह मैं ये पूरी की पूरी चीज डाल रहा हूँ, n1 की जगह मैं ये पूरी की पूरी चीज डालूं तो दिस विल बी नथिंग बट n2 साइन θ2 अपॉन साइन θ1 cos θ1 तो पहले से था ही, प्लस n2 cos θ2। अब अगर आप एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम लेते ही क्या आपको दिख रहा है? ये इधर भी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो इस तरफ भाग जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये साइन θ1 तो इस तरफ आ गया, तो दिस विल बी नथिंग बट mg साइन θ1 इज इक्वल टू n2 साइन θ2 cos θ1 प्लस n2 cos θ2 तो था ही, और ये जब आप एलसीएम ले रहे होगे तो साइन θ1 भी आगे जुड़ जाएगा। आप में से कितने लोगों को दिखना स्टार्ट कर दिया है कि अगर मैं n2 और n2 को कॉमन ले लूं दोनों में से
तो अंदर मेरा क्या बचेगा, अंदर मेरा बच जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब कितने लोग हैं जो कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भूल गए हैं? अरे अगर मैं n2 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच गया, साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1। ये क्या होता था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ही तो होता है। तो मैंने कहा दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा 1। तो क्या मुझे यहां से आपको दिख रहा है, n2 की वैल्यू मिल गई है। n2 इज नथिंग बट mg साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अरे हाँ या ना, ये तो आपने निकाल लिया n2 की वैल्यू। फाइंड नॉर्मल फोर्सेस निकाल लिए थे, n2 आपने निकाल लिया है। क्या अब आप n1 भी निकाल लोगे? इस पूरे n2 को इसके अंदर डालना, लगाने में यूं लग रहा है यार इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अरे नहीं, कट रहे हैं, सीधा कट रहे हैं। आप देखो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो नीचे वाला साइन थीटा 1 है ये इस वाले साइन थीटा 1 के साथ कटेगा और ये जो साइन थीटा 2 है वो इसके साथ चिपक जाएगा। आप कैलकुलेट करना, आपका n1 विल कम आउट टू बी mg एज इट इज साइन थीटा की 1 की जगह साइन थीटा 2 अपॉन नीचे से साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये दोनों के दोनों हमने नॉर्मल फोर्सेस यहां से कैलकुलेट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं।